प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजी एजुकेशन जोन में। आज हम देखेंगे 12 मार्च का जो आपका पेपर होने वाला है इंग्लिश का, यूपी बोर्ड का 2025 में जो एग्ज़ाम इस समय अभी होने वाला है 12 मार्च को, उसके संबंधित जो 5 नंबर के आपके महत्वपूर्ण जो सेंट्रल आइडिया होते हैं वो सेंट्रल आइडिया होगा। इसके बाद फिर आने वाले जो प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे उन प्रश्नों पे भी बात होगी, उनके आंसर पे बात होगी। यानी कि ये बहुत अच्छा वीडियो आपके लिए होने वाला है, जो कि आपके फुल रिवीजन की बात इसमें आएगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ये वीडियो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण होगा, इसे आप जरूर तैयार करें, इन सभी प्रश्नों को तैयार करें, सभी चीज़ों को तैयार करें जो कुछ भी बताया जाएगा। तो चलिए ज़्यादा बिना समय व्यर्थ किए हम चलते हैं अपने पॉइंट पे। और इसमें देखिए 3 सेंट्रल आइडिया मुख्य रूप से आपको आते हैं, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट और ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो इसमें सबसे पहला सेंट्रल आइडिया हम देखते हैं माई मदर एट 66 पे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलिएगा। और इस प्रश्न को जरूर तैयार कीजिएगा, जितने भी सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आपका। तो ये पहला जो है माई मदर 66 के बारे में, ये लिखा है कमला दास जी ने। और ये पोयम जो है यह कमेंट ऑन अफेक्शन ऑफ डॉटर फॉर हेयर हर एज्ड मदर। अपनी एक बूढ़ी माँ के लिए, यानी एक बेटी का क्या मतलब भाव है, इस पर यह पोयम क्या करता है इसके बारे में बताता है कि एक बेटी का अपने बूढ़ी माँ के प्रति क्या भाव है। तो ये कमला दास जी हैं, इनकी बूढ़ी माँ हैं। तो यह एयरपोर्ट पर जैसे जाती हैं तो रास्ते में ये सब सोचती हुई उनके चेहरे की तरफ, अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखती रह रही हैं। और क्या है कि इसी के बारे में ये पोयम है। अब देखती हैं कि देखिए, दे कैन नॉट अफोर्ड टू लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग। जो लंबे समय तक रहने के योग्य नहीं है। कौन? वे दोनों एक साथ, यानी कि माँ और बेटी एक साथ लंबे समय तक रहने के योग्य नहीं है। और द पोएटिज, जो कवित्री हैं कमला दास जी, और हर मदर जो उनकी माँ हैं, आर गोइंग इन ए कार, वो एक कार में जा रहे हैं। द पोएटिज, जो कवित्री हैं कमला दास जी, इज गोइंग टू कैच ए प्लेन, वो प्लेन यानी एरोप्लेन पकड़ने जा रही हैं। तो अब क्या है, हर मदर जो है वो एक कंपनीज हर टू द एयरपोर्ट, जो उनकी माँ है वो अभी उन्हीं के एयरपोर्ट पर उनके साथ जा रही हैं और टू सी हर ऑफ, उन्हें छोड़ने के लिए। तो सी इज ओल्ड एंड वीक, वो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं और बहुत कमज़ोर हैं। और सी लुक पेल, यानी वे पीला दिखाई दे रही हैं, लाइक ए डेड बॉडी, जैसे लग रहा है कि वो एक डेड बॉडी है, वैसे उनका चेहरा पीला दिखाई दे रहा है। वो उस समय सोई हुई थी कार में। द पोएटिज लुक्ड आउट ऑफ द कार, और तभी वो अपना ध्यान कार से बाहर करती हैं, उनके चेहरे से, अपनी माँ के चेहरे से बाहर करती हैं अपना ध्यान, कार से बाहर देखने लगती हैं। तो देखते हैं कि जो पेड़ हैं वो रेसिंग बैकवर्ड, वो पीछे की ओर भागते जा रहे हैं। एंड द हैप्पी चिल्ड्रन, और जो खुश बच्चे हैं, प्रसन्न बच्चे हैं, वे रनिंग आउट ऑफ देयर हाउसेज, अपने घरों से यानी कि बाहर भाग रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। स्टैंड फॉर लाइफ, मतलब अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करने के लिए। अब क्या है कि बट हर मदर इज नियरिंग हर एंड, लेकिन जो उनकी माँ है वह एकदम अंत के पास, यानी कि अंत पे चली गई हैं, अंत के बिल्कुल नज़दीक हैं, यानी मरने के बिल्कुल नज़दीक आ चुकी हैं। द पोएटिज डाउट, लेकिन उस कवित्री जो कमला दास जी हैं उनको यह संदेह है कि इफ सी विल बी, कि क्या वह कभी सी हर मदर अगेन, क्या वह फिर अपनी माँ को देख पाएंगे कि या नहीं, इस पे उन्हें संदेह है। द पोएटिज, जो कवित्री हैं, इज सैड, वह दुखी हैं। बट सी ट्राइज टू चीयर अप द ओल्ड वुमन, लेकिन वह बूढ़ी औरत को, यानी कि अपनी माँ को प्रसन्न करने का प्रयास करती हैं। और प्रॉमिस, मतलब वह यह वादा करती हैं कि टू सी हर अगेन, कि वह उससे दोबारा उनसे मिलेंगी। अब क्या है कि अगला जो आपका कीपिंग क्वाइट है अगला सेंट्रल आइडिया, ये जो है आपका पैब्लो नेरुदा जी लिखे हैं। दिस इज एन एंटी वार पोयम, यह युद्ध के खिलाफ यह पोयम है आपका, यानी कि युद्ध को नहीं चाहता है, किसी भी संघर्ष को नहीं चाहता है। द पोएट जो कवि हैं पैब्लो नेरुदा जी, वो स्ट्रेस द नीड फॉर इंट्रोस्पेक्शन, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब तनाव में हैं और ज़रूरत महसूस कर रहे हैं तनाव मुक्त होने का। अब द पोएट इज डीपली मूव्ड बाय द वायलेंस, और ये जो कवि हैं पैब्लो नेरुदा जी, वो जो हैं वह डीपली मूव्ड, यानी बहुत ज़्यादा एकदम झकझोर दिए गए हैं, यानी एकदम
परेशान है किससे, बाय द वायलेंस यानी कि हिंसाओं से, यानी जितनी भी हिंसा होती है उनसे वह क्या है, बहुत अधिक प्रभाव उनका उनके ऊपर पड़ा हुआ है। अब क्या है, क्रुएल्टी टू एनिमल, चाहे वो जानवरों के प्रति निर्दयता की भावना हो, एंड द प्लाइट ऑफ मैनुअल वर्कर्स, चाहे जो मनुष्य की जो दशा है, जो श्रमिकों यानी कि मजदूरों की जो दशा है उसकी हो, तो मतलब इस तरीके से वह बहुत असर उनके ऊपर पड़ा हुआ है हिंसा का। क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन जो आपका इज द सोल्यूशन टू द सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस प्रॉब्लम, यानी जो आपका शांत रहने की जो शांत जो दशा है वह जो है वही एक उपाय है किस चीज़ का, समाज के प्रति, चाहे राजनीतिक या जो धार्मिक समस्याएं जितनी भी हैं, चाहे सामाजिक समस्याएं हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक समस्याएं हो, उन सभी का सलूशन यही है कि क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि पूरी तरह से शांत होना। द पोएट्स सजेस्ट, जो कवि हैं वह क्या करते हैं, पोएट जो हैं वह सजेस्ट मतलब कि यह सुझाव देते हैं दैट कि ऑल पीपल शुड सस्पेक्ट देयर एक्टिविटीज़, कि सभी लोगों को अपने कार्यों को छोड़ देना चाहिए फॉर सम टाइम्स, यानी कुछ समय के लिए, एंड कीप क्वाइट, और शांत रहना चाहिए। उनका ये संदेश है। दे शुड लुक इनसाइड एंड एनालाइज देयर ऑन एक्शन, उन्हें अपने अंदर देखना चाहिए, एंड एनालाइज देयर ऑन एक्शन, और अपने जो भी कार्य हैं उन पे एनालाइज यानी उसका विश्लेषण करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। दिस विल क्लींस एवरी हर्ट, इससे क्या होगा कि हर हृदय जो है, हर दिल वह साफ होगा, एंड इनबल ऑल पीपुल, और सभी के प्रति सभ्य बनेगा। अगला जो आपका और ये थिंग ऑफ ब्यूटी है, यह जो है आपका ये जॉन किट्स ने लिखा है। किट्स वाज एन 19th सेंचुरी ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। यह किट्स जो जॉन किट्स हैं वह 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश रोमांटिक पोएट यानी कवि रहे हैं। और क्या है कि दिस पोएम, या जो पोएम है, इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हर लॉन्गर पोएम एंडीमियन, यानी कि यह जो पोएम है उनका एंडीमियन नाम के द्वारा, यानी एंडीमियन नाम का लिखा हुआ एक बड़ा पोएम है, उसी से यह एक्सेप्ट मतलब कि लिया गया है। एंड फॉर्म्स इट बिगनिंग, और यह क्या करता है कि वह शुरू वाले हिस्से से लिया गया है। इन दिस पोएम, इस कविता में पोएट जो हैं वह कहते हैं, से दैट कहते हैं कि ये ब्यूटीफुल थिंग्स गिव्स अस परमानेंट जॉय, एक सुंदर चीज़ जो होती है वह हमें अस्थायी रूप से प्रसन्न बना सकती है। और बट हिज कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी, लेकिन जो उनका जो ब्यूटी का कॉन्सेप्ट है, जो सुंदरता का, बट हिज कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी, सुंदरता का जो कॉन्सेप्ट है वो गोज बियॉन्ड ओनली फिजिकल चार्म्स, यानी केवल उनका जैसे कि उससे हट कर भी है, यानी उससे संबंधित भी है, यानी शारीरिक जो खुशी होती है उससे भी संबंधित है और अदर्स से भी संबंधित है। ब्यूटी लाई, जो सुंदरता होती है वह इन ए माउंटेन सीन, जो पहाड़ों यानी पर्वतों के जो दृश्य में है, वो उसकी सुंदरता, ए गुड पेंटिंग, किसी अच्छी पेंटिंग की सुंदरता, ए मैग्निफिसेंट बिल्डिंग और मेलोडियस ट्यून, यानी कोई अच्छी एक विशेष बिल्डिंग इमारत की सुंदरता, या मेलोडियस ट्यून यानी किसी मेलोडियस ट्यून यानी कि कोई बहुत दिल को छू जाने वाली कोई धुन की जो सुंदरता होती है, वे सारी सुंदरताओं के बारे में ये बात कर रहे हैं। लाइफ इज फुल ऑफ जॉय, जीवन जो होता है वह खुशी से भरा हुआ होता है, एंड सॉरो, और दुख से भी भरा हुआ होता है, दोनों से। वी ऑफन सफ़र फिजिकल, हम प्रायः क्या करते हैं, यानी हमेशा शारीरिक जो कष्ट है उसे सहते हैं, और इमोशनल पेन, या किसी भावनात्मक दर्द को महसूस करते हैं, सहते हैं। वी में फेस, हम सामना कर सकते हैं। फेलियर मतलब असफलता का, ट्रीचरी और मिसफॉर्चून, यानी दुर्भाग्य को हम क्या कर सकते हैं, यानी सामना कर सकते हैं, और असफलता का। बट लेकिन व्हेन वी हियर लवली साउंड, लेकिन जब हम किसी प्यारे गीत को जब सुनते हैं, तो या जब देखते हैं किसी प्यारी सी चीज़ को, तो आवर सैडनेस, जो हमारा दुख होता है, इज लिफ्टेड, यानी वह खत्म हो जाता है। देखिए अब जो प्रश्न है वो हमारा पहला प्रश्न ये है कि वाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, टाइगर किंग ने शादी करने का निश्चय क्यों किया। द टाइगर किंग सडनली डिसाइडेड टू मैरी बिकॉज, क्योंकि
पहले फर्स्टली तो ही वाज मिस मैरिजेबल एज, क्योंकि पहली बात तो ये है कि वह शादी करने के योग्य भी हो गए थे, एंड सेकेंडली और दूसरी बात यह है कि ही वांटेड टू किल 30 यानी कि 30 मोर टाइगर्स इन हिज फादर इन लॉज स्टेट, यानी कि वह अपने ससुर के स्टेट मतलब कि राज्य में जो है वह 30 बाघों को और मारना चाहते थे, इन ऑर्डर टू कंप्लीट टैली ऑफ 100 टाइगर्स, यानी कि जो कि 100 बाघ पूरा करने थे, उसके पूरा करने के लिए 30 बाघ उन्हें और मारना था। फॉर दिस रीजन, इसी कारण ही विश टू मैरी, वह शादी करना चाहते थे एक गर्ल मतलब एक ऐसी लड़की से जो कि रॉयल फैमिली यानी राजसी परिवार की हो, ऑफ ए स्टेट मतलब एक राज्य की, विथ ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जो एक बहुत बड़ी संख्या में बाघों की जनसंख्या लिए हुए हो, ऐसे राज्य की एक राजसी परिवार की लड़की से शादी करना चाहते थे ताकि दोनों टारगेट पूरा हो जाए। अब आगे क्या है कि अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ, यानी कि ज्योतिषी का जो भविष्यवाणी थी टाइगर किंग के मृत्यु के बारे में वो क्या थी। एट द टाइगर किंग्स बर्थ, यानी कि टाइगर किंग के जन्म पर क्या हुआ कि रॉयल एस्ट्रेंजर जो राजसी ज्योतिषी थे वह प्रेडिक्टेड, उन्होंने भविष्यवाणी किया दैट की ही वुड ग्रो अप एज ए ग्रेट वॉरियर, कि उन्हें यानी कि भविष्यवाणी किए कि यह एक बड़ा होके ग्रोन अप हो, यानी कि बड़ा होके क्या होगा कि एक महान योद्धा बनेगा, हीरो बनेगा एंड चैंपियन बनेगा। और दे आल्सो प्रेडिक्टेड हिज डेथ बाय टाइगर, और उन लोगों ने यह भी भविष्यवाणी किया कि इसकी एक टाइगर के द्वारा मौत हो जाएगी। अब अगला जो प्रश्न है ये आपका ये है कि हाउ डिड द किंग सेव हिज थ्रोन, यानी कि राजा ने अपना सिंहासन कैसे बचाया। तो राजा ने हैड एनॉयड, यानी कि जो महाराजा हैड एनॉयड द विजिटिंग सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर, राजा ने दुखी कर दिया था, नाराज कर दिया था सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर को जो कि आया था घूमने के लिए, ओवर द इशू ऑफ टाइगर हंटिंग, जो कि टाइगर हंटिंग यानी कि बाघ के शिकार पर रोक लगा दिया था, एंड स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम, और इसी कारण वह क्या हुआ कि अपने राज्य के जो यानी कि खो देने के खतरे में आ गया था, इटसेल्फ मतलब खुद। आगे क्या था कि सो इसलिए द महाराजा एंड द दीवान, इसलिए महाराजा और दीवान जो थे वो डिसाइडेड टू पैलेसेट एंड पेसिफाई द ऑफिसर, यानी कि उस ऑफिसर को थ्रू ब्राइब बाई सेंडिंग गिफ्ट्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग टू द दुरासानी, यानी उसकी जो ब्रिटिश ऑफिसर की जो पत्नी थी वो ब्रिटिश ऑफिसर को दुरई और ये दुरासानी थी, तो ये उसको क्या है कि उसके मांगे आप जो हीरे के अंगूठी वह देने का, यानी कि एक तरह से मतलब उसको घूस के तौर पे कि उसको खुश करने के लिए उन लोगों ने राजा और दीवान ने निश्चय किया कि उन्हें दिया जाए। द वाइफ जो दुरासानी थी वह कौन थी, वाइफ थी ब्रिटिश ऑफिसर की, और 10 इस प्रकार मैनेज टू सेव हिज थ्रोन, इस तरीके से प्रबंध कर लिया उन लोगों ने अपने सिंहासन को बचाने का। अब अगला प्रश्न ये है कि हु वाज द टाइगर किंग एंड हाउ वाज ही नेम्ड सो, टाइगर किंग कौन था और उसका नाम यह कैसे पड़ा। जो सर जिलानी जंग बहादुर जो था इस नाम से जाना जाता था, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, माने प्रतिबंधपुरम का जो राजा था, इज द टाइगर किंग, और उसी को टाइगर किंग कहा जाता है। और व्हेन ही वाज जस्ट 10 ईयर्स ओल्ड, जब केवल वह 10 डेज ओल्ड जब वह 10 दिन का ही अभी था, तो ही आस्क्ड इंटेलिजेंट क्वेश्चन, वह बुद्धिमानीपूर्ण प्रश्न पूछा, टू द एस्ट्रोलॉजर मतलब कि उन एस्ट्रोलॉजर से यानी ज्योतिषों से, एंड वाज टोल्ड दैट, और बताया कि ही वुड बी किल्ड बाय ए टाइगर, और उन लोगों ने बताया कि यह जो है ये इसकी मौत यानी कि टाइगर से होगी, एक टाइगर से। ही अटर्ड लेट टाइगर्स बिवेयर, और उसने उतनी ही 10 दिन की उम्र में ही उसने बोला कि लेट टाइगर्स बी अवेयर, यानी सभी बाघ सावधान हो जाएं। ही डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर, और उसी समय उसने निश्चय कर लिया कि मैं 100 बाघ मारूंगा, और सो इसलिए ही गॉट द नेम टाइगर किंग, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, टाइगर किंग पड़ा। और व्हाट वाज द बर्थडे गिफ्ट फॉर हिज सन दैट महाराजा स्पॉटेड इन ए टॉय शॉप,
अब जो दुकान थी खिलौने की, वहाँ पे राजा ने अपने बेटे के जन्मदिन पर क्या उपहार लेने का निश्चय किया, क्या चुना। वो आफ्टर किलिंग 100 टाइगर यानी 100 बाघ मारने के बाद द महाराजा टर्न हिज अफेक्शन टूवर्ड्स हिज चाइल्ड। राजा जो थे उनका ध्यान यानी अपने बच्चे की तरफ आया, और द थर्ड बर्थडे जो तीसरा जन्मदिन था ऑफ हिज सन यानी उनके बेटे का, वाज टू बी सेलिब्रेटेड, वह मनाया गया। और सो इसलिए मनाया जाना था, और इसलिए ही वांटेड टू गिव हिज सन ए स्पेशल गिफ्ट, इसलिए वह अपने बेटे को एक विशेष उपहार देना चाहते थे ऑन हिज बर्थडे यानी अपने बर्थडे पर। और ही वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप, और इसलिए वह एक दुकान से दूसरे दुकान पर घूमते रहे फॉर एन एक्सीलेंट गिफ्ट यानी कि एक अच्छे से उपहार के लिए। और अल्टीमेटली भाग्य से या उसी क्षण एक टॉय यानी एक खिलौना, शॉप खिलौने की जो दुकान थी वह अट्रैक्टेड हिज अटेंशन यानी कि उनके ध्यान को वह क्या की, खींची, आकर्षित की। एंड ही डिसाइडेड गिफ्ट हिज सन विथ ए वुड टाइगर यानी कि एक लकड़ी का जो बाग था वह लेने का वह निश्चय किया अपने बेटे के गिफ्ट के लिए। ही टुक इट अवे विथ हिम, और वह उसे लेके चल दिए। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि हाउ डिड द महाराजा इन द स्टोरी द टाइगर किंग इवेंचुअली किल द 100 टाइगर, यानी कि कह रहा है कि राजा जो थे इस कहानी में जो राजा हैं द टाइगर किंग नाम के, वह इवेंचुअली यानी कि कैसे वह 100वें बाघ को मारे। अब क्या हुआ कि आयरोनिकली द 100 टाइगर जो 100वां बाघ था इज नॉट किल्ड, वह मरा नहीं बाय द टाइगर किंग यानी टाइगर किंग के द्वारा वह नहीं मारा गया। और द टाइगर फेल इन ए क्रम्पेड हीप, वह केवल गिर गया था डर के मारे। व्हेन द महाराजा शूट टाइगर, जब राजा ने टाइगर को शूट किया, बट द बुलेट हैड मिस्ड, लेकिन जब बुलेट यानी जो गोली थी वह मिस्ड मतलब चूक गई, एंड लेकिन उनकी गोली चूक गई। एंड टाइगर हैड फेंटेड, वह बेहोश हो गया फ्रॉम द शॉक ऑफ बुलेट बीजिंग पास, और उस जो बुलेट यानी गोली जो उसके पास से गुजरी थी उसके झटके से वह बेहोश हो गया था। द टाइगर वाज एलाइव, जो टाइगर था वह एलाइव मतलब जीवित था। द हंटर्स देन, उन शिकारियों ने क्या हुआ कि देन तब वंडर यानी आश्चर्य व्यक्त किया कि व्हाट दे शुड डू, कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो दे रियलाइज, उन्होंने यह एहसास किया कि इफ़ द राजा केम टू नो, यदि राजा यह जानेंगे तो दे कुड लूज देयर केम टू नो दिस, यह इस बात पर आए कि राजा जब जिस बात को जानेंगे तो दे कुड लूज देयर जॉब्स, तो उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी इन सिपाहियों को यानी शिकारियों को। तो इसलिए नो वन ऑफ द हंटर्स, इसलिए एक शिकारी ने टेक्स एम यानी कि लक्ष्य साधा एंड शूट द टाइगर, और उस बाघ को मार दिया। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज रीचिंग अंटार्कटिका, यानी कि कवि ने क्या अंटार्कटिका पे पहुंचकर यानी कि क्या एहसास किया। द ऑथर फील्ड यानी कि, और इसी को घुमा के पूछ सकता है कि ऑथर ने कैसा महसूस किया जब वो अंटार्कटिका पहुंचा, दोनों बातें कही है। द राइटर फर्स्ट इमोशन ऑन रीचिंग अंटार्कटिका वाज दैट ऑफ रिलीफ, ये जो लेखक का जो पहला भाव था वह अंटार्कटिका पहुंचने पर वह यह था कि दैट ऑफ रिलीफ, उसे बड़ा आराम महसूस हुआ। सी फेल्ट रिलीव, उसने आराम महसूस किया। टू हैव सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर अपना कदम रख के वो बड़ा प्रसन्न हुआ। आफ्टर ओवर 100 आवर्स, क्योंकि वह करीब 100 घंटों के बाद वह वहाँ पे कदम रखा था, इतनी चलने के बाद, यात्रा करने के बाद। देन तब सी एक्सपीरियंस्ड ए सेंस ऑफ अमेजमेंट ऑन सीइंग इट्स वास्टनेस, और उसने यह अनुभव किया इस भावना का कि एक आश्चर्य की भावना का अनुभव किया उन्होंने देखकर क्या, अंटार्कटिका की विशालता और इमेंस वाइटनेस लैंडस्केप, और सफ़ेद जो ढकी हुई ज़मीन थी वो उसको देखकर बड़ा इन्होंने आश्चर्य का अनुभव किया। और विच डिजल्ड हिज आई, जो उनकी आँखों को यानी कि प्रभावित कर दे रहे थे। अब आए क्या है कि हु आज जॉय ग्रीन, जॉय ग्रीन कौन था, और व्हाट डिड ही ऑफर टू स्टूडेंट, जॉय ग्रीन कौन था और उसने स्टूडेंट को क्या ऑफर किया। जॉय ग्रीन जो था वो कंसिडरेबल कनाडियन एक्सप्लोरर हु एम एट
ऑर्गेनाइजिंग यानी कि जॉन ग्रीफ जो था वह स्टूडेंट इन आइस नाम की एक जैसे ऑर्गेनाइजिंग यानी कि उसको संगठन था उसका, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम था, उसी को वह बनाया था। बाई टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट, वह उसके साथ हाई स्कूल के छात्र थे, टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड यानी कि जो अंतिम जन दुनिया के अंतिम छोर पर गए थे। ही थिंक इट मोस्ट इसेंशियल, वह यह सोचता है कि जो एवरग्रीन यह सोचता है कि इसेंशियल यह बहुत आवश्यक, टू प्रोवाइड द स्टूडेंट यानी स्टूडेंट को देना क्या, विथ इंस्पायरिंग एजुकेशन अपॉर्चुनिटी यानी इस प्रकार की प्रेरणा स्रोत जो अवसर जो दिया गया है, शैक्षिक अवसर, सीखने का अवसर, वो टू नो जानने का, मोर अबाउट द अंटार्कटिका को जानने का, यह बहुत ही अच्छा है, बहुत आवश्यक है। अब आगे क्या है कि हाउ इज अंटार्कटिका द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी इन्वायरमेंटल चेंजेस, यानी अंटार्कटिका जो है वो परफेक्ट प्लेस है अध्ययन करने का, यानी कि पर्यावरण के परिवर्तन का अध्ययन करने का यह बहुत अच्छा स्थान है। कैसे? अंटार्कटिका जो है बिकॉज ऑफ इट्स सिंपल इकोसिस्टम, यानी कि यहाँ की साधारण जो परितंत्र है वह क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो उसके कारण यह अंटार्कटिका जो है, और लैक ऑफ यहाँ पे जो कमी है बायोडाइवर्सिटी की, जैव विविधता की, इस कारण यह क्या है परफेक्ट प्लेस यानी अच्छा स्थान है टू स्टडी अध्ययन करने का यानी सीखने का। हाउ लिटिल चेंजेस की कैसे छोटे छोटे जो परिवर्तन है इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण में, कैन हैव बिग रिपरक्यूशन यानी एक बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। द सिंगल सेल्ड, जो एक कोशिकी जो प्लांट यानी पौधे होते हैं, जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, आर द ग्रेसेज, वो घासें होती हैं, दैट नरिश, जो क्या करती हैं, पोषित करती हैं, एंड सस्टेन द इंटायर साउथर्न ओशन फूड चेन, और जो दक्षिणी सागर के भोज्य यानी खाद्य श्रृंखला को यानी खाद्य जाल को, पूरी खाद्य जाल को हमेशा नरिश करती रहती हैं, पोषित करती रहती हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल क्या था, और व्हाट वाज इट सिचुएटेड यानी कि वेयर वाज इट सिचुएटेड, और यह कहाँ स्थित था। द थर्ड लेवल जो था वाज द सब वे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, वह सब वे था, मतलब कि जमीन से नीचे जाने वाला एक रास्ता था, स्टेशन। दैट टेक्स पैसेंजर, जो यात्रियों को लेके जाता था, गेल्सबर्ग इलिनॉइस लेके जाता था। द थर्ड लेवल जो था वह एक माध्यम था, एस्केप फॉर चार्ली ऑन द स्टेशन यानी स्टेशन पर चार्ली के एक बचने का एक माध्यम था। आगे क्या है कि व्हाट डिड साम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, चार्ली के लिए उसने सामने पत्र क्या लिखा, चार्ली के लिए सामने पत्र क्या लिखा। व्हाट, इसी को पूछ सकता है कि व्हाट हैज साम रिटन यानी साम ने क्या लिखा अपने पत्र में चार्ली के लिए। तो क्या है कि साम ने यह लिखा, साम विनर मतलब जो उसका जो फ्रेंड था, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था वो, तो साम ने यह लिखा चार्ली को कि दैट की चार्ली वाज सेइंग ट्रूथ, चार्ली तुम सही कह रहे थे। ही वाज ऑलवेज वांटेड टू बिलीव इन द आइडिया ऑफ द थर्ड लेवल, वह भी हमेशा विश्वास करता था तुम्हारे विचार पर, जो थर्ड लेवल का था विचार कि थर्ड लेवल है। एंड नाउ, और अब, ही इज देयर हिमसेल्फ, और वो अब वहाँ पे रह रहा है। ही इनकरेजेज चार्ली, वो चार्ली को क्या करता है कि चार्ली को यानी साहस देता है, एंड लुइसा, और लुइसा को भी, टू नेवर स्टॉप लुकिंग फॉर इट, कि कभी वो खोजना बंद न करें थर्ड लेवल को, उन्हें ज़रूर मिल जाएगा। दोनों को, पति पत्नी को वह बुलाता है। और अगला प्रश्न ये है कि वाई कुड चार्ली नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल, चार्ली ने फिर से कभी भी थर्ड लेवल को नहीं पाया, क्यों? चार्ली जो था वह कुड नेवर फाइंड थर्ड लेवल को कभी नहीं पाया, बिकॉज क्योंकि द थर्ड लेवल हैज एक्सटेटेड इन इज फैंटेसी ओनली, केवल उसके दिमाग का एक फितूर था। और वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि थर्ड लेवल वाज ए मीडियम, यह एक माध्यम था चार्ली के लिए एक बचने का, अपने आप को बचनाने का। इट वाज ओनली हिज एस्केपिस्ट फैंटेसी, केवल वह बचने का एक माध्यम था, इसलिए यह केवल दिमागी एक फितूर था। और व्हाट डिड द साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ चार्ली, चार्ली का जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था यानी साम विनर, वह टेल हिम यानी उसे बताया, क्या बताया उसने, व्हेन चार्ली टोल्ड हिम, उसने
साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने क्या कहा, जब चार्ली ने बताया थर्ड लेवल पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल के बारे में जब बताया कि ये होता है, ये है वहाँ पे, तो क्या बताया उसने, तो देखिए, द साइकेट्रिस्ट फ्रेंड इंटरप्टेड चार्ली फाइंडिंग द थर्ड लेवल। जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था उसने यह चार्ली से कहा उसके थर्ड लेवल के बताने के बारे में कि वाज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस, या तो हमारे केवल तनाव का कारण है, डर का कारण है, एंड इनसिक्योरिटी ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, यह आधुनिक दुनिया की में असुरक्षा की भावना के कारण है। और ही एक्सप्लेन टू हिम, वह उसके बारे में यह भी बताता है कि स्ट्रेस, जो तनाव और जो डर होता है, हैड अर्ज्ड हिम टू फाइंड एन एस्केप टू ए वर्ल्ड वर्ल्ड दैट वाज पीसफुल। और उस समय का जो समय था, वह पहले की जो समय था, पहले की जो दुनिया थी, वह क्या थी, वह बहुत शांतिपूर्ण थी, एंड प्लेंटी ऑफ लेस्योर, और बहुत ही ज़्यादा उन लोगों के पास समय रहता था। ही आल्सो टोल्ड हिम, वो उसे यह भी बताता है कि हिज हॉबी, जो उसका हॉबी मतलब जो पसंदीदा काम है, आप स्टाम्प को कलेक्शन करने का, इकट्ठा करने का, वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल, वह भी जिम्मेदार है इसके अनयूजुअल एक्सपीरियंस, यानी कि इस न होने वाले अनुभव के बारे में। और अगला जो प्रश्न है कि हाउ डिड चार्ली इंटर द थर्ड लेवल, चार्ली थर्ड लेवल में कैसे पहुंचा। वन नाइट एक रात क्या हुआ कि चार्ली जो था वर्कड टिल लेट एट द ऑफिस, रात को देर तक काम किया और देर हो गई उसे, और देन ही वाज इन ए हरी, वह बड़ी जल्दी में था, टू गेट बैक हिज अपार्टमेंट, यानी कि अपने घर तक पहुंचने की जल्दी में था। सो इसलिए ही डिसाइडेड टू टेक द सबवे, इसलिए उसने सबवे को लेने का निश्चय किया कि सबवे से चलते हैं, जो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का था। ही वेंट डाउन द स्टेप्स एंड कम टू द फर्स्ट लेवल, वह सीढ़ियों से नीचे उतरा और फर्स्ट लेवल पे आ गया। देन ही वॉकड डाउन द सेकेंड लेवल, तो उसके बाद वह फिर सीढ़ी से नीचे उतरा, फ्रॉम वेयर, जहाँ से सब अर्बन ट्रेन जो होती है वह छूटती है, वहाँ पे गया, जो कि सेकेंड लेवल था सीढ़ियों से। और ही डग्ड इनटू ए आर्क्ड डोरवे, और एक घुमावदार जो दरवाज़ा था उसमें वह प्रवेश करता है, और हेडेड इनटू सबवे, और जो कि एकदम ठीक सामने था सबवे के, मतलब ज़मीन के नीचे जाने वाली ट्रेन के। देन ही गॉट लॉस्ट, तब वह क्या करता है, गॉट लॉस्ट मतलब वह खो देता है, नोइंग दैट, यह जानता है कि ही वॉज गोइंग रॉन्ग, कि वह खो जाता है और वह उसे पता होता है कि वह कहीं गलत जगह जा रहा है। ही कंटिन्यू टू वॉक, लेकिन वह चलता जाता है डाउनवर्ड, मतलब नीचे की तरफ, और जो ट्यूनल यानी जो सुरंग होती है वह टर्न ए शार्प लेफ्ट, और बाईं तरफ तेजी से मुड़ती है, एंड देन टेकिंग ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर, और एक छोटी सी सीढ़ी पकड़ के ही केम, वह आ जाता है बाहर, और उसे वह प्राप्त करता है थर्ड लेवल को, जो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का था। आगे है कि वाई डिड साम बाई ओल्ड करेंसी ऑफ $800, व्हाट डिड ही डू विथ इट। साम बीनर जो है वह $800 की पुरानी करेंसी क्यों खरीदता है, और वह उसका क्या करता है वहाँ पे। साम बीनर जो है वह बॉट $800, $8 करेंसी खरीदता है, पुरानी करेंसी और ओल्ड स्टाइल करेंसी, टू इस्टेब्लिश इज बिजनेस, अपने बिजनेस को करने के लिए, इन ओल्ड पुराने समय के गेल्सबर्ग में अपने बिजनेस को करने के लिए खरीदता है। ही कुड डू, वह कर सकता था, एंड ही सर्टेनली कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और वह निश्चित रूप से अपने पुराने बिजनेस पे कभी लौट नहीं सकता है। आगे है कि व्हेन एंड हाउ चार्ली फाइंड साम लेटर, यानी कि कब और कैसे चार्ली ने साम का पत्र पाया। तो द वे चार्ली केम एक्रॉस, यानी वह रास्ता जो चार्ली केम, यानी कैसे उसने पाया, एक्रॉस साम लेटर, साम का पत्र कैसे पाया, वह सराउंडेड इन मिस्ट्री, वह एक रहस्यपूर्ण है। एमंग हिज ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, यानी जो वो स्टाम्प कलेक्शन करता था, तो फर्स्ट डे कवर जो होता था यानी लिफाफा, वह उस लिफाफों के बीच में ही फाउंड एन इन्वेलप, एक लिफाफा प्राप्त करता है। जो इन्वेलप है वह कंटेनिंग, यानी वह प्राय ऐसे रहता था कि द लेटर बिफोर द एड्रेस ऑफ हिज ग्रैंडफादर, उस लेटर पे उसके दादाजी का पता लिखा रहता है। इट वाज रिटन ऑन 18 जुलाई 1894 का वह लिखा रहता है।
द पोस्ट मार्क शोड दैट पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गैरी फील्ड, और उस समय के जो राष्ट्रपति थे उसका चित्र भी बना हुआ था उन पे। और जनरली सामान्य रूप से द फर्स्ट डे कवर जो होता था वह ब्लैंक खाली कागज होता था इन देम, यानी कि उनके बीच में। बट दिस वन कंटेंट ए लेटर, लेकिन इस बार क्या हुआ था कि उसमें एक पत्र पड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन ये है कि हु वाज सैम वीनर, सैम वीनर कौन था और व्हाट डिड ही राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, और चार्ली के लिए उसने पत्र में क्या लिखा। तो इसमें आप लिखेंगे कि सैम वीनर जो था वह चार्लीज फ्रेंड, चार्ली का मित्र था। वह एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था, यानी कि मनोवैज्ञानिक मित्र था और ही मनोचिकित्सक। और ही रोट, उसने लिखा चार्ली को इन हिज लेटर, यह अपने पत्र में लिखा चार्ली को कि दैट ही हैड फाउंड थर्ड लेवल, कि उसने थर्ड लेवल प्राप्त कर लिया है। एंड ही हैड रीच देयर, और वहाँ वह पहुँच चुका है। और साम वाज सेइंग इन हिज लेटर, साम अपने पत्र में यह कह रहा है कि ही वाज स्टेइंग देयर, वो वहाँ पे रह रहा है इलिनॉइस, गेलिसबर्ग इलिनॉइस में 2 सप्ताह पहले से। एंड वाचिंग वेरियस एक्टिविटीज, और बहुत सारे तरह तरह के काम वह देख रहा है। और ही इनवाइट्स बोथ, वह दोनों को बुलाता है, चार्ली को और उसकी पत्नी लुइसा को। देर मतलब वहीं बुलाता है कि तुम लोग भी आ जाओ और इसे कभी थर्ड लेवल को खोजना कभी मत छोड़ना, एक दिन तुम्हें जरूर मिलेगा।